एंड वेलकम बैक टू आवर एंटिटी एग्ज़ाम चैनल। हम अपने इस चैनल पर एंटिटी एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रही हैं, जिसके आज हम 13 चैप्टर को करेंगे। पहले 12 चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। होप आप सभी ने उन सभी को देख लिया होगा। तो लेके माँ सरस्वती का नाम और शुरू करेंगे आज का अपना अध्ययन। हमारा आज का चैप्टर है बच्चे किस प्रकार सीखते हैं, हाउ चिल्ड्रन लर्न। प्रारंभिक अधिगम एवं शिक्षण, मतलब अर्ली लर्निंग एंड टीचिंग। सबसे पहला पॉइंट, हम इस चैप्टर में केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर ही ध्यान देंगे, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है। तो और मतलब कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने हाईलाइट कर दी है, मैं आपको साथ साथ बताऊंगी, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। और शुरू करते हैं। पाठ्यचर्या, थोड़ा जूम कर देती हूँ। पाठ्यचर्या, करिकुलम, आप सभी को पता होगा करिकुलम क्या होता है हमारा। उन समस्त संभव अनुभवों का योग है जिन्हें बच्चे की प्रारंभिक बाल्यावस्था केंद्रों में प्रदान किया जाता है। मतलब सम ऑफ टोटल पॉसिबल एक्सपीरियंसेस। बच्चे को हम क्लासरूम में जो भी सभी एक्सपीरियंस, खेल से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड, एक्टिविटी से रिलेटेड, जो भी एक्सपीरियंस हम बच्चे को अपनी क्लासरूम में प्रोवाइड करते हैं, उन सभी को हम करिकुलम में ऐड मानते हैं। तो हमारा करिकुलम क्या है? जो भी हमारी क्लासरूम में एक्टिविटीज होती हैं, जो भी एक्सपीरियंस हम बच्चे को प्रोवाइड करते हैं, वो सभी हमारा करिकुलम का पार्ट है। इस पाठ में आप बच्चों के स्वाभाविक रूप से सीखने के पैटर्नों और विविधताओं के बारे में सीखेंगे। मतलब कैसे बच्चे एक पैटर्न में सीखते हैं, या फिर कैसे उनमें डाइवर्सिटी होते हुए भी वो बहुत सारी चीज़ों को पैटर्न में सीख सकते हैं। पूर्व प्राथमिक विद्यालय पाठ्यचर्या में बच्चों के समग्र तथा एकीकृत विकास के लिए निर्मित तथा नियोजित पूर्व प्राथमिक विद्यालय अनुभवों की पूर्ण श्रृंखला और सीखने के अवसर शामिल है। मतलब जो पूर्व प्राथमिक प्री स्कूल है हमारा, उसमें जो हमारी विद्यालय पाठ्यचर्या है, करिकुलम है, उसमें हम बच्चे को समग्र, मतलब सभी एकीकृत रूप में, मतलब इंटीग्रेटेड तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे, जिसमें हम पूर्ण श्रृंखला एवं सीखने के अवसर बच्चे को प्रदान करेंगे। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारा करिकुलम क्या है, जिसमें बच्चे के समग्र और एकीकृत विकास को हम फोकस करते हैं। स्वतंत्र संरचित शैली के रूप में ईसीसी की पाठ्यचर्या में पूरे दिन की गतिविधियां सभी आयामों जैसे संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक मूल्य आदि पर आवश्यक बल के साथ देखभाल करने की रणनीतियां और विकासात्मक अनुभवों के रूप में नियोजित घटनाओं को स्वीकार करने और उपयोग की समझ समाहित है। वही नॉर्मल बात लिखी हुई है कि हमारे करिकुलम में पूरे दिन की एक्टिविटीज शामिल होंगी, और जिसमें हर एक एस्पेक्ट को, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर और सोशल, इमोशनल, मतलब हर एक एस्पेक्ट को शामिल करेंगे। तो ये हमारा करिकुलम क्या आपने पढ़ लिया है। अब हम शुरू करते हैं अपने मेन पॉइंट्स को। बच्चे के विकास एवं अधिगम के सूचक, मतलब बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है, बच्चे की टीचिंग लर्निंग हो रही है, तो उसके इंडिकेटर्स क्या है, सूचक क्या है। शिशु जन्म से सीखने के लिए तैयार होते हैं और उपयोग के द्वारा उनका मस्तिष्क विकसित होता है। वास्तव में मस्तिष्क के बारे में यह प्राय कहा जाता है कि या तो इसका उपयोग करें या इसे नष्ट करें। या तो आप मस्तिष्क का उपयोग कर रहे हैं या उसे नष्ट करें, दोनों में से कोई ना कोई एक काम तो डेफिनेटली हो रहा है। आप मस्तिष्क का क्या करें और कैसे देते हैं, यह निर्धारित करता है कि बदले में आप क्या प्राप्त करेंगे। जैसा इनपुट आप अपने ब्रेन में डालेंगे, उसी तरह का आउटपुट ब्रेन आपको देगा। अगर आप क्वालिटेटिव स्टडी करेंगे, अच्छे एनवायरनमेंट में रहेंगे, खुश रहेंगे, तो वैसा ही ब्रेन आपको मैसेज देगा, आपकी बॉडी को देगा। वैसे ही तरीके से आपको आपके कामों में सफलता मिलती जाएगी। अगर आप नेगेटिविटी को टेक करेंगे, उदास रहेंगे, तो उसी तरीके से आपका माइंड आपकी बॉडी को सिग्नल देगा और वही चीज़ें आपकी तरफ लौट कर आती है, अगर आपने इन चीज़ों को अनुभव किया होगा। तो ये बातें हमारी डेली लाइफ से ही रिलेटेड हैं, जिनको हम रिलेट कर सकते हैं। विकास के महत्वपूर्ण पड़ाव एवं एक नवीन योग्यता का कौशल के उदय का वर्णन करते हैं। गर्दन पर नियंत्रण, जमीन से सटकर चलना, रेंगना, खड़े होना, आवाजें करना, चेहरों के प्रति प्रतिक्रिया करना, ये सभी विभिन्न आयामों में विकास के सूचक है। अब हमारे डेवलपमेंट के सूचक क्या है? हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे के शरीर का डेवलपमेंट बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हो रहा है? तो उसके इंडिकेटर्स क्या होंगे कि बच्चा
गर्दन पर पहले नियंत्रण करना सीख जाएगा, फिर जमीन से सटकर चलना सीख जाएगा, फिर रेंगना, खड़े होना, आवाजें करना, चेहरों के प्रति प्रतिक्रिया करने लग जाएगा। तो ये सभी हमारे डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स हैं जो हमें बताते हैं, इंडिकेट करते हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट एक प्रॉपर वे में कंटिन्यू हो रहा है। जैसे जैसे वे बढ़ते हैं वे विभिन्न संबंध बनाते हैं। कोई भी दो बच्चे न तो एक जैसे तरीके से सीखते हैं और न ही एक जैसी गति से सीखते हैं। कुछ बच्चे जल्दी चलते हैं जबकि कुछ बच्चे जल्दी बात करते हैं। परिवर्तनों को देखकर जो कि प्रगति भी कहलाते हैं, हम कह सकते हैं कि अधिगम हो रहा है। मतलब इंडिकेटर्स वही है जो हमें ये इंडिकेट करे कि बच्चे का डेवलपमेंट स्लो तो नहीं हो रहा है या फास्ट हो रहा है या फिर नॉर्मल पेस पे है। तो ये सारी बातें हमें इंडिकेट करती हैं। होप आपको समझ आया होगा। बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? हाउ चिल्ड्रन लर्न। बच्चे विभिन्न तरीकों से सीखते हैं। कुछ देखकर सीखते हैं, कुछ बताए जाने पर सीखते हैं, कुछ सुनकर सीखते हैं और कुछ करके सीखते हैं। बच्चों को दूसरों के साथ खेलने के अवसर देने, अन्य लोगों के साथ आगे बैठाने के लिए आवश्यक कौशलों के विकास का एक शानदार तरीका है, जैसे कि पूर्व पाठों में बताया गया है। जन्म से 6 वर्ष की आयु का समय सीखने और अपने चारों ओर की दुनिया के अर्थ निर्माण की स्वाभाविक इच्छा से भरा हुआ होता है। इंपॉर्टेंट है, जन्म से 6 ईयर का बच्चे का जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक एस्पेक्ट के लिए। इस समय जबरदस्त सामाजिक, संवेगात्मक, शारीरिक, संज्ञानात्मक विकास की संभावनाएं होती हैं और इससे पहले कि आप इसे जानने यह समय जा सकता है बच्चे की उनके परिवेश में रुचि और अधिगम में आनंद की तीव्रता से बढ़ाने तथा बनाए रखने के लिए उच्च गुणवत्ता के उद्दीपन अनुभव और विविध प्रकार के अवसर बच्चे को प्रदान किए जाने चाहिए। उद्दीपक अनुभव क्या होते हैं? स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज करवाएंगे अगर आप बच्चे को, या विभिन्न प्रकार के अवसर बच्चे को हम एक्सप्लोर करने के मौके देंगे, उन्हें अपॉर्चुनिटी देंगे, तो बच्चे को डेवलपमेंट करने में, आगे बढ़ने में बहुत हेल्प मिलेगी। बच्चों के लिए प्रारंभिक अधिगम सर्वोत्तम ढंग से खेल, कहानी, वार्तालाप, गति और अन्वेषण के अवसर द्वारा होता है। तो इन सभी के द्वारा हम बच्चे को स्टिमुलेट अनुभव प्रदान कर सकते हैं। डेवलपमेंट कैपेसिटी एंड लर्निंग, विकास, योग्यता और अधिगम अब हमारा क्या है? देखो मैं आपको ऊपर बताती हूँ। बच्चे वातावरण के साथ सक्रिय रूप से जुड़कर सबसे अच्छे सीखते हैं। प्रारंभिक वर्षों में इसमें शामिल हो सकता है। तो हम प्रारंभिक वर्षों में बच्चे में क्या क्या शामिल कर सकते हैं? डेवलपमेंट कैपेसिटी और लर्निंग। अब जैसे कि वस्तुओं का अवलोकन कर रहा है बच्चा और चेहरे देखना, तो ये क्या है? ये हमारा डेवलपमेंट कैपेसिटी में आएगा। आवाज और लय को सुनना डेवलपमेंट कैपेसिटी में आएगा। बट रंग क्या है, आकार क्या है, ध्वनि की प्रतिक्रिया क्या है, ये हमारा लर्निंग का पार्ट है। ये बच्चे की लर्निंग हो रही है। आवाज करना और गाना गाना ये भी लर्निंग का हिस्सा है। तो ये सभी हमारी डेवलपमेंट कैपेसिटी में पॉइंट्स आएंगे, ये और ये लर्निंग के पॉइंट्स हैं। तो इन पॉइंट्स को हम अच्छे से याद रखेंगे। एग्जाम में पूछा जा सकता है 4 पॉइंट्स देके कि कौन सा डेवलपमेंट कैपेसिटी का पार्ट है। तो अगर आपको ये अच्छे से पढ़ा होगा तभी आप एग्जाम में एलिमिनेट कर पाएंगे। तो हमारा अन्वेषण, अगर बच्चा खोज कर रहा है तो वो क्या है? वो उसके विकास योग्यता का हिस्सा है। परिवेश की वस्तुओं के साथ प्रयोग करना, प्रश्न पूछना, जैसे कि क्यों वाले प्रश्न बच्चे की क्या है कि वो डेवलप कर रहा है, डेवलपमेंट कैपेसिटी का पार्ट है। विभिन्न संरचना या वस्तुओं के साथ प्रयोग करना, सुनना, नकल करना, दोहराना, अभ्यास करना, ये सभी डेवलपमेंट कैपेसिटी के पार्ट है। लय के अनुरूप गति, छोटी कहानियां दोहराना, ये सभी हमारे डेवलपमेंट कैपेसिटी में आएंगे। इंपॉर्टेंट है गाइस, तो इस पे थोड़ा ध्यान देंगे आप। अनुभव द्वारा सीखना, जब बच्चा अनुभव के द्वारा सीखता है अपने, तो वो लर्निंग कर रहा है। जिज्ञासा और रुचि भी हमारा लर्निंग का पार्ट है। समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वर्गीकृत करना, मतलब क्लासिफाई कर रहा है बच्चा, जैसे कि ये ट्रायंगल है, सर्कल एक उसमें आएंगे और स्क्वायर एक उसमें आएंगे। तो ये सभी हमारा लर्निंग का पार्ट है कि बच्चे ने ये सीखा है। निर्माण कौशल, स्मृति, प्रत्यास्मरण और तारतम्यता, तो ये सभी हमारे लर्निंग के पॉइंट्स हैं। प्रगति के सूचक, इंडिकेटर ऑफ प्रोग्रेस,
प्रगति से हमारा तात्पर्य है कि बच्चों ने कौशल और दक्षताएं प्राप्त कर ली है। अब आप प्रगति प्रोग्रेस से क्या समझेंगे? आप अपनी प्रगति प्रोग्रेस को कैसे समझेंगे? जैसे कि आपने NIS के 22 चैप्टर्स कर लिए, तो आपने अपनी प्रगति का एक स्टेप कंप्लीट कर लिया। देन आपने NCF FS पढ़ लिया, तो आपने दूसरा स्टेप कर लिया। देन आपने अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सारे कर लिए, अच्छे से समझ बना ली उन पे, तो आपने थर्ड स्टेप कंप्लीट कर लिया। ऐसे करके आपके 6 स्टेप हैं। तो ऐसे आप एक एक स्टेप को कंप्लीट करते जाएंगे, तो आपकी प्रोग्रेस को हम माप सकते हैं कि आप एक एक स्टेप करके कंप्लीट करते जा रहे हैं और अपने गोल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो यही इसी का मतलब हम प्रगति से समझते हैं। एक ECC केंद्र में हम कैसे पता करें कि बच्चे सीखने की स्थितियों में लाभान्वित हुए? नियमित अवलोकन या व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक बच्चे की प्रतिदिन का रिकॉर्ड रखना इसके कुछ सामान्य तरीके हैं। पूछा जा सकता है एग्जाम में कि आप बच्चे का लाभान्वित हुए नहीं हुए, तो उसको आप कैसे मतलब एसेस कर सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं? तो हम नियमित अवलोकन और बच्चे की प्रतिदिन की रिकॉर्ड रखकर ऐसा कर सकते हैं। विकास के सभी आयामों का अवलोकन किया जाना जरूरी है। इसके लिए एक डायरी बनाई जा सकती है तथा रिकॉर्ड रखा जा सकता है, जिसमें माता पिता को अपने बच्चों के अनूठे लक्षणों के बारे में सूचित किया जा सकता है। साथ ही वे बच्चों के निर्माण वर्तमान लक्षणों की आयु मानदंड, एक निश्चित आयु पर जो व्यवहार बच्चे द्वारा स्वाभाविक रूप से किए जाने की आशा की जाती है के साथ तुलना करें। मतलब हमें बच्चे का वही बात है, हमारी जो हम पुराने चैप्टर्स में पढ़ के आए हैं कि बच्चे का हमें हर एस्पेक्ट का ध्यान रखना है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, और फिर उसे एक डायरी लेनी है और उसमें एक स्पेसिफिक एज में बच्चे का व्यवहार कैसा था, फिर दूसरी एज में बच्चे का व्यवहार कैसा था। तो ये बच्चे की हम प्रोग्रेस की रिपोर्ट रख सकते हैं हर डोमेन से रिलेटेड। बच्चे की प्रगति के बारे में समझ का निर्माण तब होता है जब महत्वपूर्ण पड़ाव पार करते हैं, जैसे कि सहायता के साथ खड़े होना, फिर चलना शुरू करना, सीढ़ी चढ़ना, कूदना, गेंद पकड़ना, वस्तु को खींचना और धक्के मारने में सक्षम। जैसे जैसे वही बात है जो मैंने बताया, एक स्टेप कंप्लीट किया, दूसरा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये हमारे इंडिकेटर्स हैं प्रोग्रेस की कि बच्चे ने एक स्टेप पूरा कर लिया, दूसरा कर लिया, तो टोटल 6 स्टेप है, तो बच्चे ने 5 स्टेप कर लिए। तो अगर वो बच्चा 6 स्टेप भी कंप्लीट कर लेगा, तो हाँ, हम सोचेंगे कि बच्चे की प्रोग्रेस कंप्लीट है, उसकी सफलता निश्चित है। सामाजिक प्रगति तब मानी जाती है जब बच्चा एक साथ या व्यक्तिगत रूप से ब्लॉक्स के साथ खेल सकें, या रिंग के दौरान अपने रंगों को समझ सकें, या झूला झूलने में अपनी बारी का इंतजार कर सके, एक दूसरे को देखभाल कर सके, कोई वस्तु साझा कर सके, अपनी बारी का इंतजार करना, ये सभी हमारे प्रगति के सूचक हैं। विकास के अवसर ऐसे हों कि गतिविधियों में विविधता प्रदान करें, मतलब डाइवर्सिटी होनी चाहिए, एक्टिविटीज हमेशा एक जैसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विकास संगठित रूप में होता है और वृद्धि समग्र रूप में। साथ ही साथ ये आयामों की परस्पर निर्भरता पर निर्भर भी होता है। उदाहरण के लिए, एक बच्चा जो कि स्वस्थ नहीं है, हो सकता है कि सामाजिक रूप से सक्रिय ना हो, जबकि सामाजिक रूप से अलग थलग बच्चा समूह में सहभागिता खो सकता है। तो एक डोमेन का इफेक्ट बच्चे के दूसरे डोमेन पर भी पड़ता है। अगर वो सोशली थोड़ा मतलब अपने में रहता है, तो फिजिकली खेल वेल में भी वो बच्चों के साथ शामिल नहीं होगा, जिससे उसकी फिजिकल हेल्थ भी इफेक्ट होगी। विकास के आयाम अथवा सीखने के क्षेत्र बच्चे सोचते हैं, महसूस करते हैं और अन्य लोगों के साथ बातचीत करते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि उन्हें छूने, महसूस करने, निरीक्षण करने, सुनने के और अभिव्यक्ति के अनुभव दिए जाने चाहिए। विकास के प्रारंभिक वर्ष महत्वपूर्ण है और मस्तिष्क का लचीलापन बच्चों की आयु तथा विकासात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप एकीकृत एवं संपूर्ण विकास पर बल देने के साथ संवेदी निवेशों के द्वारा संवर्धित को प्राप्त करता है। मतलब बच्चे को हम कैसे मतलब बच्चे के विकास को हम देख सकते हैं कि बच्चे का विकास हो रहा है, तो बच्चे हमारे सोचते हैं, महसूस करते हैं, ये छोटे छोटे जो भी पॉइंट्स होते हैं बच्चे के दिनचर्या में, उसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है, बच्चे के मस्तिष्क का डेवलपमेंट राइट पेस पे है। तो ऐसे करके हम अपने सभी डोमेन्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आई नो ये सभी अगर आपने पहले वाले चैप्टर्स काफ़ी अच्छे से पढ़े हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको पता होगा कि इसमें क्या है। कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स ही हमें सिर्फ याद रखने हैं, अदरवाइज हमें इस चैप्टर में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। फिजिकल मोटर डेवलपमेंट ऊपर ऊपर से देख लेते हैं।
इसमें स्थूल गत्यात्मक कौशल दक्षताओं के साथ सूक्ष्म मांसपेशियों का सामान्यीकरण, आंखों और हाथ का समन्वयीकरण, संतुलन की समझ, शारीरिक समन्वयीकरण तथा स्थान और दिशा के बारे में जागरूकता, पोषण, स्वास्थ्य स्तर तथा अनुभव शामिल है। वही है, इसमें हमारा ग्रॉस फाइन मोटर डेवलपमेंट आएगा। भाषाई विकास तथा संप्रेषण, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। जन्म के समय बच्चे आवाज करते हैं, सुनते हैं और मौखिक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं। बच्चे भाषाई रूप से समृद्ध वातावरण में बोलना और समझ सीखते हैं। इस आयामों में सुनना, बोध, मौखिक कौशल, बोलना और संवाद, शब्द भंडार का विकास, प्रारंभिक साक्षरता कौशल या उभरती हुई साक्षरता कौशल जैसे ध्वन्यात्मक जागरूकता, मुद्रित जागरूकता तथा अवधारणा। वही है बच्चे का लैंग्वेज, वर्ड फ्लुएंसी, और मतलब शब्दों पर बच्चे की अच्छी पकड़ होगी। बच्चा दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में खुद को इजी समझेगा। संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसमें वही होगा कि बच्चा अपने ब्रेन का डेवलपमेंट मतलब अच्छे से कर पाएगा। विभिन्न एक्टिविटीज के थ्रू, वो एक्टिविटी क्या हो सकती है, जैसे प्रश्न पूछना, शब्दों का निर्माण करना, पूर्व संख्या समझ, अवधारणाओं को संज्ञान के तत्व समाहित होना, तुलना करना, तुलना कर पा रहा है बच्चा, वर्गीकरण क्लासिफाई कर पा रहा है, सर्कल्स को एक तरफ रख पा रहा है, ट्रायंगल्स को अलग डिफरेंशिएट कर सकता है। मतलब शेप के बेस पर बच्चा डिफरेंशिएट कर सकता है। तो ये किसका मतलब रिजल्ट है, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट का रिजल्ट है कि बच्चा कॉग्निटिवली मैच्योर हो पा रहा है। स्थान तथा परिणाम का संरक्षण, गिनती, एक से एक मिलान करना, स्थानिक समझ, तो ये सभी आप पढ़ सकते हैं। सृजनात्मक तथा सौंदर्य बोध का विकास, क्रिएटिव एंड एस्थेटिक, ये विभिन्न कलात्मक क्रियाकलाप जैसे सहभागिता, बच्चा खुद को बच्चों के साथ इन्वॉल्व कर पा रहा है, नृत्य, नाटक, संगीत, सराहना करना, तो ये सभी हमारे क्रिएटिविटी डेवलपमेंट का ही पार्ट है कि बच्चा क्रिएटिवली डेवलप हो रहा है। व्यक्तिगत, सामाजिक तथा संवेगात्मक विकास, पर्सनल, सोशल, इमोशनल, इसमें आत्म प्रत्यय मतलब सेल्फ एस्टीम, बच्चा खुद को समझ पा रहा है कि वो है क्या, वो कौन है। आत्मनियंत्रण, खुद पर कंट्रोल है बच्चे का। जीवन कौशल, लाइफ स्किल्स बच्चे में है। लाइफ स्किल्स क्या है, जैसे कि दूसरों के साथ बात करना आता है, कपड़े पहनने आते हैं, अपने इमोशंस को मैनेज करना आता है, स्वयं की मदद करने के कौशल, आदतों का निर्माण, पहल करना, जिज्ञासा, अनुबंध, दृढ़ता, सहयोग, सहानुभूति, सामाजिक संबंध, तो ये सभी हमारे पर्सनल, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट में आएंगे। अब एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, जैसे कि पूछेगा आपसे नाटक, नृत्य, ये सभी हमारे कौन से एस्पेक्ट में आएंगे, तो आपका आंसर होगा ये हमारे सृजनात्मक और सौंदर्य बोध का विकास है, क्रिएटिव एंड एस्थेटिक डेवलपमेंट। अधिगम के आयामों की परस्पर निर्भरता, अब जो हमारे अधिगम के आयाम है, डोमेन्स हैं, वो परस्पर कैसे निर्भर है। ईसीसी पाठ्यचर्या के प्रभावी संपादन द्वारा प्रारंभिक वर्षों में अधिगम की वृद्धि होती है, जो कि बच्चों के संपूर्ण विकास को प्रोत्साहित करती है। आयामों के विकास पृथक रूप से नहीं होते, अपितु सुसंगठित ढंग से होते हैं। ये समझना जरूरी है कि किसी एक आयाम में कोई कमी अथवा आयामों को प्रभावित करती है। अब एक आयाम, एक डोमेन में मान लो फिजिकली बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, तो उसका इफेक्ट बच्चे के सोशली पर भी कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा पड़ेगा। बच्चे का ये मतलब ऑटोमेटिक है, नेचुरल है। अब किसी बच्चे को जैसे फिजिकली चलने में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो बच्चा सोशली उतना इन्वॉल्व होने में मतलब थोड़ा झिझकेगा। हो सकता है बच्चा अलग लेवल पर मोटिवेटेड है तो हो सकता है, बट जैसे कि कुछ खेलों में उनमें थोड़ा कम होगा, तो फिजिकल बच्चे को ये प्रॉब्लम है, इसलिए उसको सोशली में भी थोड़ा वो लैक करेगा। तो ये दोनों रिलेटेड है, ऐसे ही हमारे सभी एस्पेक्ट रिलेटेड होते हैं। यदि बच्चा शारीरिक रूप से कमजोर है, देखो वही एग्जाम्पल बता दिया इन्होंने भी कि उसकी गतिशीलता में कम होती है या फिर वे निरुत्साहित होते हैं, जिसके कारण वे किसी कार्य को कम ध्यान दे पाते हैं या कार्य में ठीक से शामिल नहीं हो पाते और वे उपेक्षित हो जाते हैं, इसलिए चिड़चिड़े बन जाते हैं। इन बच्चों के हस्तक्षेप और अतिरिक्त ध्यान की आवश्यकता होती है। वही बात है, सभी डोमेन आपस में इंटर रिलेटेड है। सभी आयामों में अधिगम को सुनिश्चित करने वाले लक्षण, जैसे सभी आयामों में बच्चे का डेवलपमेंट, सभी आयाम कौन कौन से होंगे हमारे, फिजिकल, सोशल,
कॉग्निटिव, ये सभी हमारे आयामों में अधिगम मतलब लर्निंग हो रही है। फिजिकल डेवलपमेंट में बच्चा सीख रहा है, सोशल में सीख रहा है, कॉग्निटिव में सीख रहा है। तो ये बात सुनिश्चित करने वाले लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं, तो वही इन पॉइंट्स में बताया गया है। बच्चे की आवश्यकता और योग्यताओं की पहचान हेतु निरीक्षण करना, कि बच्चे को क्या नीड है, क्या उसकी योग्यताएं है, उसके लिए हम निरीक्षण करें बच्चे का। बच्चों के साथ दायित्वपूर्ण संबंध विकसित करना, टीचर बच्चों के साथ एक अच्छा संबंध डेवलप करे, क्योंकि कक्षा में होने वाला कार्य संपादन अध्यापक और बच्चों के बीच परस्पर अधिगम की एक यात्रा है। मतलब कक्षा में जो भी कार्य हो रहा है वो बच्चे और टीचर के बीच अधिगम की क्या है, एक यात्रा है। चुनौतीपूर्ण गतिविधियों के साथ समग्र विकास को सुनिश्चित करें। बच्चों को कुछ चैलेंजिंग एक्टिविटीज भी देनी है जिससे बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। बच्चों के सामाजिक परिवेश का सम्मान करें। बच्चे जिस भी सामाजिक परिवेश से आए हैं उसका हमें सम्मान करना, उसे नेग्लेक्ट नहीं करना, क्योंकि संवेगात्मक सुरक्षा मतलब इमोशनल सेफ्टी कक्ष में ध्यान पर प्रभाव डालती है। बच्चे को अगर बच्चा इमोशनली खुश है, उसे ये फील नहीं हो रहा, वो डरा डरा नहीं है कि मेरे सामाजिक परिवेश को ये सब मतलब मैं तो नहीं दे रहा, मुझे अलग थलग समझ रहे, तो बच्चे कक्ष में भी अच्छे से इन्वॉल्व हो पाएगा, सोचेगा हाँ मेरी भी इम्पोर्टेंस है। गतिविधियों के नियोजन तथा संचालन पर ध्यान दें कि हम एक्टिविटीज को कैसे संचालित कर सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों की प्रतिक्रियाओं के अनुसार अंत क्रिया की प्रतिक्रियाओं में संशोधन करें। बच्चों के साथ तथा बच्चों के बीच एक उर्वर और सकारात्मक संबंध बनाने की जरूरत है। टीचर को पॉजिटिव रिलेशन, हेल्दी रिलेशनशिप। ईसीसी कक्ष में दिव्यांग बच्चों का सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करें। हमें ईसीसी लेवल पर ही बच्चों को इंक्लूड करना है अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम है। हस्तक्षेप तथा विनियमन के क्षेत्रों की पहचान करें कि बच्चे को कहाँ पर सहायता की जरूरत है। माता पिता के साथ साझेदारी में कार्य करें, क्योंकि वे अब ईसीसी बहुत मतलब छोटे बच्चे होते हैं, तो पेरेंट्स के साथ इन्वॉल्व होके टीचर्स को एकजुट होके काम करना है। अधिगम को प्रोत्साहन। प्रारंभिक वर्षों में विभिन्न आयामों में अधिगम अंतःक्रिया हेतु उपयोग में लाई जाने वाली रणनीतियों की प्रकृति से प्रभावित होता है। रणनीतियों के अनिवार्य रूप से बाल केंद्रित उपागम पर आधारित होना चाहिए। मतलब बच्चे के लिए हम जो भी अधिगम की रणनीति बना रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित, बच्चे को केंद्र में रखना है। अतः खेल और गतिविधि आधारित हो, प्ले बेस्ड हो, एक्टिविटी बेस्ड हो, बच्चों की जरूरतों, रुचि, योग्यता और सामाजिक संदर्भ को पूरा करता हो। शिक्षण अधिगम उपागम समावेशी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए, जिससे सभी बच्चे बिना किसी भेदभाव की भावना के अपनी सहभागिता भावनात्मक रूप से सुरक्षित अनुभव करें। खेल जिज्ञासा और खोज उद्दीपित करता है और शारीरिक नियंत्रण पर स्वामित्व को बढ़ाता है। सृजनात्मक और सामाजिक कौशलों को प्रोत्साहित करता है तथा संवेगात्मक संतुलन और तथा भाषाई कौशल को विकसित करता है। अब खेल जिज्ञासा खोज उद्दीपन ये सभी बच्चे के लिए हमारे पॉजिटिव की तरफ लेके जाते हैं। अब खेल एवं गतिविधि आधारित हस्तांतरण रणनीतियां क्या हो सकती हैं। खेल तथा गतिविधि आधारित रणनीतियां बच्चों को वास्तविक रूप में सीखने के अवसर प्रदान करती हैं। खेल में स्थितियां सीखने की प्रक्रिया में बच्चों को एक सक्रिय सहभागी बनाने में सहायता करती हैं, न कि निष्क्रिय प्राप्तकर्ता। इस प्रकार की पद्धति एवं संतुलन प्रक्रिया उन्मुख कार्यक्रम प्रदान करती हैं जो कि विकास के उद्देश्यों को पूरा करती हैं। अब खेल में बच्चा हमारा एक्टिव होता है, ना कि निष्क्रिय, जिससे बच्चा ऑटोमेटिकली सभी चीजों से मतलब डायरेक्टली कांटेक्ट रख पाता है। जैसे कि बच्चा सीखने की प्रक्रिया में अवलोकन करेगा, प्रयोग करेगा, समस्या समाधान, सृजनात्मक का विकास होगा। इसके साथ साथ उनकी शारीरिक, भाषाई, सामाजिक विकास को भी बढ़ावा देता है। सभी आयामों में सीखने के अवसर मिलते हैं बच्चे को। सभी आयामों में सीखने के अवसर ऐसे माध्यमों द्वारा मिलते हैं जो कि अभिव्यक्ति और सहभागिता को बढ़ाते। सामूहिक और व्यक्तिगत खेल गतिविधियां हो सकती हैं। अधिगम प्रक्रिया के प्रति बच्चों के झुकाव के बारे में तत्काल पृष्ठपोषण प्रदान करती हैं। अब हमारे सर्वांगीण विकास के लिए कुछ एक्टिविटीज हैं कि हम बच्चे को क्या क्या एक्टिविटीज अपने ईसीसी लेवल पर करवा सकते हैं, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखनी है। मुक्त व संरचित संवाद करवा सकते हैं बच्चे से, कहानी कहना, कहानी बना सकते हैं, अभिनयकरण मतलब बच्चा ड्रामा रोल प्ले कर सकते हैं, कविताएं, गीत, संगीत और गीत, पहेली, मोतियां, ब्लॉक के साथ मुक्त खेल,
बाह्य खेल, स्थानीय यात्रा भ्रमण, प्रकृति की सैर, घेरा, समूह और गतिविधियां, कठपुतली के खेल, पानी के खेल, रेत के खेल। वैसे तो आप सभी को ये इन खेलों के बारे में पता ही होगा, आपने अपनी आइडेंटिटी जब किया होगा तो उस टाइम इन्हीं सभी की बारे में पढ़ना होता है, बट हमारे एनआईएस में मेंशन है तो हमने इन पर ध्यान दिया। अब हम नेक्स्ट पार्ट में इसे अपने चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि चैप्टर बड़ा हो जाएगा और बड़ी वीडियो देखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कितना पसंद आ रहा है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही अपनी तैयारी को आगे लेके जाते रहें, जॉब आपको निश्चित मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही।